यहाँ पे हम लोग शॉर्ट चीज़ें देखने वाले हैं डायरेक्ट, कि मोबाइल कम्युनिकेशन में कुछ चीज़ें हैं जिनको हम लोग शॉर्ट वे में डील कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंटरफेरेंस। दो तरीके के इंटरफेरेंस हमको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, एक को चैनल इंटरफेरेंस और दूसरा एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। ठीक है, तो को चैनल इंटरफेरेंस में देखिए, ये जो दो सेल हैं, है ना, आपको पता होना चाहिए कि ये सेल्स में डिवाइड किया जाता है एरिया को, और ये हेक्सागोनल सेल्स होती हैं। तो अगर हम इन दोनों की फ्रिक्वेंसी जो एलोकेट की गई है, वो फ्रिक्वेंसी अगर हम सेम कर दें, तो उसकी वजह से जो इंटरफेरेंस होगा वो को चैनल इंटरफेरेंस है। और अगर हम ये एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस क्या है, जैसे कि यहाँ पे दो सेल हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग है, F1 है, एक दूसरे की F2 है, लेकिन कोई यूज़र है, ठीक है, यूज़र मान लो इस सेल को कम्युनिकेट करता है, तो हो सकता है कि उसका कुछ सिग्नल इस सेल को मिल जाए। ठीक है, तो इसकी वजह से जो इंटरफेरेंस अकर हो रहा है उसको एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस करें। तो हमने पहला पॉइंट क्या देखा, इंटरफेरेंस किस प्रकार का होता है। पहला होता है को चैनल इंटरफेरेंस, दूसरा होता है एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं, ये देखिए, ये इसको कहते हैं फ्रिक्वेंसी रीयूज रेशियो। ठीक है, तो जो ये क्या, फ्रिक्वेंसी रीयूज रेशियो D/R। तो ये D क्या चीज़ है भाई, दो सेल हैं, है ना, सेल मान लो, इनके जो सेंटर के बीच की जो दूरी है उसको मैंने D बोला है। और अगर हम इसके ऊपर एक सरकमफेरेंस सर्कल बना दें, तो उसकी जो रेडियस होगी वो R होगी। ठीक है, तो D/R इजकल टू अंडर रूट अपॉन 3 × n क्या है, क्लस्टर साइज। ठीक, अब यहाँ पे मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि कैपेसिटी को अगर हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं, देखिए किसी भी चीज़ हमें यहाँ पे कैपेसिटी पर ज़्यादा फोकस रखना है कि कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना। तो कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी तो हमारा क्यू डिक्रीज़ होता है, यानी फ्रिक्वेंसी रीयूज रेशियो जो है वो डिक्रीज़ होता है। अगर क्यू डिक्रीज़ होता है तो जो एन है, जो क्लस्टर साइज है, वो क्या होगा, कम होगा। और क्लस्टर साइज कम होने से क्राउड ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। तो क्राउड ज़्यादा बढ़ेगा यानी इंटरफेरेंस जो है वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा यूज़र होंगे तो यहाँ पे इंटरफेरेंस ज़्यादा होगा। उसके बाद दूसरा एक और पॉइंट आता है इसमें, सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो। सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो S/I इसके तरीके से हम दिखाते हैं। ये क्या होता है, √3n का होल n/I। तो n जो है, ये जो स्मॉल n आपको दिख रहा है, वो है पाथ लॉस फैक्टर। देखिए ये क्वेश्चंस में यूज होगा, जब आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे न्यूमेरिकल, उसमें आपसे ये पूछा जाएगा, तो इन टर्मोलॉजी को आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे ये पाथ लॉस फैक्टर होगा, ये आई क्या है, आई है नंबर ऑफ सेल्स इंटरफेरेंस जो कर रहे हैं। जैसे इस सेल के अराउंड जितने सेल होंगे जो इंटरफेरेंस कर रहे हैं इस सेल से, उसका नंबर है आई, ये आई उसका नंबर। ठीक है, तो एन तो हमको, कैपिटल एन हमको पता है, ये क्लस्टर साइज है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इस पर भी बन सकता है, जैसे एवरेज पावर रीयूज बाय रिसीवर। ठीक है, तो एवरेज पावर रीयूज बाय रिसीवर, ये जो एवरेज पावर है रीयूज बाय रिसीवर, उसको हम PR से दिखा दिया। P0 क्या है, देखिए एक फार पॉइंट मैंने ले लिया, ये एक फार पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा एंटीना है। ठीक है, और ये D0 दूरी पे जो हमको पावर मिलेगी फार पॉइंट पे, वो है P0। अब हमें DR डिस्टेंस पे पावर निकालनी है जहाँ पे हमारा रिसीवर होगा। तो DR डिस्टेंस अपॉन D0 क्या थी, फार पॉइंट की डिस्टेंस। और ये जो स्मॉल n है, ये पाथ लॉस फैक्टर है, जो हमने अभी पीछे भी देखा था। ठीक है, इसको भी याद रखें क्योंकि इस पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तैयार हो सकते हैं। अगला अगला देखिए, यहाँ पर पॉइंट आता है ट्रंकेट एंड ग्रेड ऑफ सर्वे। ठीक है, तो जब ट्रंकेट करना हो, जैसे ट्रंकेट मतलब ऐसा होता है कि जहाँ पर हमें मान लो नंबर ऑफ़ यूज़र्स में हमको चैनल को डिवाइड करना है, तो हम किस तरीके से ट्रंकेट करेंगे। तो यहाँ पे वही हम दिखा रहे हैं, ट्रैफिक इंटेंसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका। ठीक है, और ये GOS है, यानी ग्रेड ऑफ सर्विस। ग्रेड ऑफ सर्विस क्या कहता है, मीज़र ऑफ एबिलिटी
ऑफ यूज़र टू एक्सेस आ ट्रंकेट सिस्टम, ठीक है, ट्रंकेट सिस्टम ड्यूरिंग बिजिएस्ट आवर, ठीक है, बिजिएस्ट आवर में हम लोग मेज़र करते हैं एबिलिटी किसकी, यूज़र की एबिलिटी को, कि वो एक्सेस कर पा रहा है ट्रंकेट सिस्टम को कि नहीं। अब ये देखिए ए यू इक्वल टू लेमडा इंटू एच, लेमडा यहाँ पर क्या बता रहा है, ए यू पहले देख लेते हैं। ए यू जो है वो ट्रैफिक इंटेंसिटी जनरेटेड बाय यूज़र, यूज़र के द्वारा जो ट्रैफिक इंटेंसिटी जनरेट किया जा रहा है वो है ए यू। और लेमडा क्या है, एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स रिक्वेस्ट पर यूनिट टाइम, जो एवरेज नंबर ऑफ कॉल रिक्वेस्ट की जा रही हैं वो, और वो भी पर यूनिट टाइम, उसको हमने लेमडा कह दिया। एच क्या है, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ कॉल, ठीक है, तो एवरेज ड्यूरेशन क्या है कॉल की, वो। तो ट्रैफिक इंटेंसिटी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ट्रैफिक इंटेंसिटी जनरेटेड बाय यूज़र बताइए कितना होगा, तो ये दोनों आपको वैल्यूज़ दी होंगी, ठीक है, और आपको ये निकालना होगा। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ यूज़र, कितने यूज़र होंगे उसको अगर हम ए यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाएगा टोटल ट्रैफिक ऑफर्ड टू यूज़र, जितना हमने ट्रैफिक ऑफर्ड किया यूज़र को वो आ जाएगा। अब अगर मान लो चैनल कैपेसिटी दी है किसकी, ट्रंकेटेड सिस्टम की चैनल कैपेसिटी, तो ट्रैफिक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है इन चैनल, सो ट्रैफिक इंटेंसिटी पर यूनिट चैनल जो होगी वो ये होगी, ए सी इक्वल टू कैपिटल ए यानी टोटल ट्रैफिक ऑफर्ड टू यूज़र अपॉन चैनल, तो उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया अपॉन सी। तो ये फार्मूला भी ध्यान रखना है क्योंकि ये फार्मूला भी यूज़ होता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट पे आते हैं, ये है इम्प्रूविंग कैपेसिटी इन सेलुलर सिस्टम। अब हमें क्या करना है, कैपेसिटी को इम्प्रूव करना है सेलुलर सिस्टम में, है ना। तो यहाँ पर हम 3 तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला होता है सेल स्प्लिटिंग, दूसरा होता है सेल सेक्टरिंग, और तीसरा होता है एवरेज जोन, ठीक है। तो एवरेज जोन ये बेस्ड ऑन डिज़ाइन है, वो भी हम देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये जोन है, मैंने इसको 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। नेक्स्ट आगे वाले पार्ट में हमने इसको बताया भी है। यहाँ पर देखिए माइक्रो जोनिंग क्या होता है, माइक्रो जोनिंग टू मेंटेन द चैनल कैपेसिटी विथ मिनिमम इंटरफेरेंस, हमें चैनल कैपेसिटी को मेंटेन रखना है मिनिमम इंटरफेरेंस के साथ। तो जोन चेंज होगा बट चैनल सेम रहेगा। जैसे जोन देखिए मैंने यहाँ पे जोन को वैसे 3 एंटीना लगा दिए, यहाँ पे जो साइड पे हैं 3 एंटीना लगा दिए, जोन को मैंने क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रखा, अलग अलग कर दिया, लेकिन क्या चैनल सेम रहेगा, ठीक है। तो इसको मैंने कह दिया जोन, एवरेज जोन, ठीक है। और यहाँ पर सेल स्प्लिटिंग, यहाँ पर हम सेल की स्प्लिटिंग करेंगे। तो सेल की स्प्लिटिंग कैसे, सिग्नल, यहाँ पे देखिए सिग्नल सेल एवरेज एरिया डिवाइडेड इनटू माइक्रो सेल, ठीक है। तो एवरेज यहाँ पे हमने जो एवरेज एरिया है उसको हमने माइक्रो सेल में डिवाइड कर रखा है। देखिए जैसे ये सेल स्प्लिटिंग में, ये देखिए ये एरिया को मैंने क्या किया, माइक्रो सेल्स में डिवाइड कर दिया, इसको कहते हैं सेल स्प्लिटिंग। तो यहाँ पर देखिए हाइट ऑफ एंटीना कम हो जाएगी, है ना, कुछ इसके, और लेकिन इसका जो एक्सपेंसन है मतलब खर्चा है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो खर्चा बढ़ जाएगा, ये इसका डिसएडवांटेज है। अब उसके इससे बेहतर जो चीज़ है वो है सेल सेक्टरिंग। सेल सेक्टरिंग क्या करते हैं, यहाँ हम डिवाइड नहीं करते हैं, मतलब सेल्स को हम डिवाइड नहीं करेंगे, हैं। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डायरेक्शनल एंटीना को, डायरेक्शनल एंटीना, जबकि पिछले वाले जो केस में था हम यूनी डायरेक्शनल एंटीनास या ओमनी डायरेक्शनल एंटीनास यूज़ कर रहे थे, यहाँ हम डायरेक्शनल एंटीनास का यूज़ करेंगे। अब देखिए हमारा मेन मोटो था S/I को बढ़ाना, ठीक है, सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो को बढ़ाना, जिसके कारण जैसे कि हम S/I हम जानते हैं, अभी पिछले केस में देखा था ये n से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो n बढ़ रहा है, n जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है q से, यानी q बढ़ेगा। q बढ़ने से हमने कैपेसिटी देखा था, कैपेसिटी डिक्रीज़ कर रहा, तो जो कि हमारा डिसएडवांटेज, हमें कैपेसिटी को डिक्रीज़ नहीं करना। देखिए पीछे यहाँ पे हमने देखा था, ये देखिए कैपेसिटी को बढ़ाओगे तो q घटेगा,
और यहीं पे हमने बताया था सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो को अगर हमें बढ़ाना है तो एन को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। एन इंक्रीज़ होगा, यहाँ पे देखिए एन अगर इंक्रीज़ होगा, ये एन अगर इंक्रीज़ होगा तो क्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना। क्यू इंक्रीज़ हो गया तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, जो हम नहीं चाहते। हालांकि हमें इंटरफेरेंस को कम करना है, हमें इंटरफेरेंस को कम करना है, लेकिन हमें कैपेसिटी को नहीं डिक्रीज़ करना, ठीक है। तो कैपेसिटी नहीं डिक्रीज़ होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, देखिए ये अभी तक हम लोग देख रहे थे, इसको ये जो डिसएडवांटेज है इसको रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, एस अपॉन आई को इंक्रीज़ किया, ठीक है। एस अपॉन आई को इंक्रीज़ किया, ये मुझे करना है। तो मैंने क्या किया, आई पे ध्यान दिया, आई पे ध्यान दिया, आई को क्या किया, कम कर दिया। देखिए आई को जब हम कम करते हैं, है ना, कैसे, वो हम करेंगे डायरेक्शनल एंटीना का यूज़ करके, यानी सेल सेक्टरिंग। सेल सेक्टरिंग यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ हम सेल सेक्टरिंग कर रहे हैं, जिसके कारण क्या है, एस अपॉन आई इंक्रीज़ कर रहा है। अगर हम आई डिक्रीज़ करेंगे और हमारा चैनल कैपेसिटी पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से याद रखने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है, मतलब सिंपल तरीका है इसको याद रखने का कि आखिर हम सेल सेक्टरिंग करते क्यों हैं, इसके क्या एडवांटेज है। तो एडवांटेज हमें दिख गया कि हमारा कैपेसिटी जो था वो डिक्रीज़ नहीं हो रहा है और सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो हमारा बढ़ भी रहा है। तो यहाँ देखिए ये है सेक्टरिंग। सेक्टरिंग हम दो तरीके से करते हैं, एक है 60 डिग्री सेक्टरिंग और 120 डिग्री सेक्टरिंग। और क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में जब आप इसको लगाएंगे सेक्टरिंग में रहें तो आपकी आई की वैल्यू 1 होगी जब आप 60 डिग्री सेक्टरिंग करेंगे, और 120 डिग्री अगर आपने सेक्टरिंग की है तो आई इक्वल टू 2 लेना है। तो ये आपको पता होना चाहिए, आई इक्वल टू 2 और आई इक्वल टू 1। आई इक्वल टू 1 इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए एक सेल से कितने सेल अटैच हैं, ये देखिए सिर्फ ओनली वन सेल, अगर हम वन की बात करें ओनली वन सेल अटैच है। इसमें देखिए वन से कितने, दो सेल अटैच हैं, आई इक्वल टू 2 लेंगे, आई इक्वल टू 1 लेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया था कि नंबर ऑफ द सेल जो कि इंटरफेरेंस कर रहे हैं इस सेल से, उसकी वैल्यू होती है आई होती है। अब देखिए माइक्रो सेल हमने बताया, माइक्रो सेल जोन या एवरेज जोन, ये हमने बात कर ली थी। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। देखिए ये बहुत ही मतलब कन्फाइंड वे में है, और यहाँ हमने डिसएडवांटेज में भी लिख रखा, डिसएडवांटेज लिख रखा है सेक्टरिंग की, है ना। यहाँ देखिए ट्रंकेटिंग एफिशिएंसी कम हो रही है, तो हम यूज़ करते हैं जोनिंग एंटीना। जोनिंग वाला जो है वो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे ट्रंकेटिंग एफिशिएंसी जो होती है वो कम हो रही है इसमें सेक्टरिंग वाले में, इसीलिए हम लोग माइक्रो सेल जोनिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट में आते हैं प्रोपागेशन मॉडल। देखिए प्रोपागेशन मॉडल हमारा जो होता है वो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच जब हम कुछ कम्युनिकेशन कराते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें दिक्कत करती हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, स्कैटरिंग हो गया, जैसे कि इनके बीच में जो दूरी होगी उसके बीच में कुछ बिल्डिंग्स वगैरह आ गई या माउंटेन्स वगैरह आ गए, उसकी वजह से जो रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग होता है, तो वो क्या कहता है ना, हमारे जो कम्युनिकेशन जो सिग्नल है उसको वीक कर देता है ना। तो इसके लिए ये प्रोपागेशन मॉडल्स के यूज़ किया जाता है, इसमें बताया जाता है कि कैसे हमें फेडिंग करनी है। लेकिन हम यहाँ पे एक फ्री स्पेस मॉडल यूज़ करते हैं। जैसे फ्री स्पेस मॉडल एक कह सकते हैं जिसमें कि ऑब्स्टिकल फ्री रहेगा ट्रांसमीटर रिसीवर के एंड के, इनके बीच में मान लो कि जो ऑब्स्टिकल हैं वो नहीं है, तो हम फ्री स्पेस मॉडल देखेंगे। इसके भीतर एक आता है फ्री स्पेस मॉडल, इसकी एक इक्वेशन होती है, लेकिन ये इक्वेशन तभी यूज़ करना है जब कोई ऑब्स्टिकल ना हो, किसके बीच में, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। तो फ्री स्पेस पावर रिसीव्ड बाय रिसीवर वो क्या होगी, पी टी इंटू जी टी इंटू जी आर इंटू लेमडा स्क्वायर अपॉन 4 पाई का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर इंटू एल। अब ये पी टी क्या है, ये है पावर ऑफ ट्रांसमीटर एंड, और ये गेन है ट्रांसमीटर एंड का, रिसीवर एंड का गेन, और ये लेमडा स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर डी, यानी इस डिस्टेंस पे जो कि हमें फ्री स्पेस पावर ऑफ रिसीवर की कैलकुलेट करनी है वो डी है, वो डिस्टेंस हमने दे रखी है, यानी डिस्टेंस बिटवीन टी एक्स इंटू आर एक्स। एल जो है वो सिस्टम का लॉस है,
ठीक है, सिस्टम का लॉस। नेक्स्ट पे आते हैं, ये फार्मूला पे डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, तो ये फार्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, गेन ऑफ एंटीना। गेन ऑफ एंटीना होता है 4 पाई ए ई क्या है, अपर्चर एरिया, ठीक है, जो अपर्चर एरिया है वो, और अपॉन लेमडा स्क्वायर, लेमडा जो वेव लेंथ है, तो ये गेन ऑफ एंटीना भी याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आइसोट्रोपिक रेडिएटर। देखिए आइसोट्रोपिक रेडिएटर आइडियल एंटीना जिनका यूनिटी गेन हो, आइडियल एंटीना जिनका यूनिटी गेन हो, रेडिएट पावर इन ऑल द डायरेक्शन, है ना, वो यूनिफॉर्मली रेडिएट करेंगे, पावर को यूनिफॉर्मली रेडिएट करेंगे। और ये होता है इफेक्टिव आइसोट्रोपिक रेडिएटेड पावर। इफेक्टिव आइसोट्रोपिक रेडिएटेड पावर इक्वल टू पी टी इंटू जी टी, यानी ट्रांसमिटेड इन पावर और गेन ट्रांसमिटेड इन, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इफेक्टिव आइसोट्रोपिक रेडिएटेड पावर बन जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए हमने देखा था ऑब्स्टिकल्स जो बीच में थे ट्रांसमीटर और रिसीवर इन के बीच में, उसकी वजह से हमें पाथ लॉस मिलता है। तो पाथ लॉस कैसे निकालते हैं, जैसे इसका देखिएगा कुछ लिखा भी है, डिफरेंस इन डीवी बिटवीन इफेक्टिव ट्रांसमिटेड पावर, जो हमने ट्रांसमिट की है पावर, और जो रिसीव पावर के बीच का जो डिफरेंस है वो इन डीवी, उसे हम पाथ लॉस बोलेंगे। तो पी आर अपॉन पी टी, तो वही फ्रिज वाला इक्वेशन लिया हमने और पी आर को इधर नीचे ले आए, पी टी को नीचे ले आए पी आर के, और गेन यहाँ पे हमने 1 ले रखा है ना। तो इसको जो आप लॉग लेंगे, यानी डीवी में हमें कन्वर्ट करना है, तो हम 10 लॉग पी टी अपॉन पी आर लिए और इक्वल टू माइनस 10 लॉग लेमडा स्क्वायर अपॉन 4 पाई का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। डी जो है वो फार फील्ड डिस्टेंस, मान लो क्वेश्चन में अगर फार फील्ड डिस्टेंस दिया तो आप डायरेक्ट पुट कर देंगे, अगर फार फील्ड डिस्टेंस नहीं दिए तो आपको डी स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर इंटू 2 का यूज़ करके डी निकालना होगा और उसको यहाँ पे पुट करना। तो ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि पाथ लॉस बताइए। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे ये आपको डायरेक्ट दिया हुआ कि पी आर डी वी एम 10 लॉग पी आर। ये देखिए अगर आपको पावर वाट में दे रखी है, ट्रांसमिटेड पावर जो है, सॉरी रिसीवेड पावर जो है डी नॉट पे, वो अगर आपको वाट में दे रखी है तो आप डायरेक्ट पुट करेंगे। अगर वाट मिली वाट में है तो आपको 0.001 को हटा देना, प्लस 20 लॉग डी नॉट अपॉन डी, ठीक है, तो डी नॉट अपॉन डी, ये डिस्टेंस कौन सा है, डी नॉट, जहाँ पे आपने जो रिसीव पावर आपकी है, जो फ्रिज में हमने जो रिसीव पावर ली थी वो इस किस डिस्टेंस पे, वो डी नॉट है, और डी जो डिस्टेंस जहाँ पे हमें पावर अप कैलकुलेट करना है वो यहाँ पे रखना, तो 20 लॉग डी अपॉन डी। देखिए ये इसका डेरिवेशन होता है, वैसे मैं डेरिवेशन यहाँ कर नहीं रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे सीधे फार्मूले बता रहा हूँ। ये फार्मूले आपके एग्ज़ाम में यूज़ होंगे, तो इनको इस तरीके से याद रख सकते हैं, है ना, और इनका यूज़ कर सकते हैं बस।